संवैधानिक बता दिया गया मदरसा अधिनियम। मायावती ने भी वही कहा कि भाई जो बाकी मदरसे हैं अब उनको कम से कम मान्यता दे दीजिए। मेरा भी सवाल यही है कि भाई अब आप उनको सुविधा कर दीजिए। 5-6 साल से आपने सारी जांच करा ली, सारी चीज़ें देख ली, कौन फर्जी है, कौन असली है, कौन नकली है, ले लीजिए कोई एक्शन। अच्छा देखिए साजिद जी, मैं थोड़ा सा इस मामले में कंफ्यूज हूँ कि 2004 में जब मदरसा एक्ट आया तो कलाम जी और राजेंद्र प्रसाद कैसे मदरसे में पढ़ लिए भाई? उसके नहीं, ये यूपी मदरसा है, वो मैं उसकी बात की कह रहा हूँ ना यूपी मदरसा कि ये जो एक्ट है इस पे इतनी हाय तौबा क्यों मची? उससे पहले भी तो मदरसे चल रहे थे, यूपी में नहीं चल रहे होंगे क्या? 2004 से पहले बिल्कुल चल रहे थे। वो तो सरकार ने उसमें कोई सुधार के साथ कोई अमेंडमेंट करके उसको लाया होगा कि उसमें थोड़े और बदलाव कर लिए जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 2004 से मदरसे बने और उसके बाद से आज यहाँ आ गए। दूसरी बात पे हम आते हैं कि जो भी उसमें सुझाव हैं वो सुझाव के साथ उसको आगे आना चाहिए। जैसे आपने कहा कि अगर उसमें और उसको और मॉडर्नाइज करके चीज़ों को लाया जा सकता है तो उस दिशा में काम होना चाहिए ना, इस पर राजनीति करने वाली बात ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में उन्होंने जो आदेश दिया उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप डिग्री नहीं दे सकते। अब अगर आप डिग्री नहीं दे सकते हैं तो अब जो आपके यहाँ लोग पढ़ रहे होंगे उनके साथ क्या होगा? उनके साथ भी तो कुछ आपको समझना पड़ेगा ना कि उनकी डिग्रियां कैसे दी जाएंगी और वो बिना डिग्री के और चीज़ें कैसे करेंगे। तो सवाल है कि किसी चीज़ को धर्म के आधार पर जोड़ देना और ये केवल कह देना कि वहाँ से ये पढ़े हैं या यहाँ से वो पढ़े हैं, वहाँ से निकलने वाले ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे एक्सपेरिमेंट का सामान नहीं है, आप उनके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करिए। इस देश में बहुत सारे धार्मिक स्कूल चलते हैं, मिशनरी के स्कूल में तो लोग लाइन लगा के खड़े हैं कि हमारा एडमिशन कराइए। और जितने लोग, हमको नहीं लग रहा है कि जितने लोग ये धार्मिक बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, धर्म के आधार पर बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है उनके बच्चे भी वहीं पढ़ रहे होंगे। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ धर्म तो है ही नहीं। अगर मान लीजिए कोई, अगर आज एक बात बताइए, सरस्वती शिशु मंदिर में क्या मुस्लिम बच्चे पढ़ने से रोक है? वहां पढ़ सकते हैं। अगर किसी को अच्छी शिक्षा कहीं पे भी मिलती है तो वहां जा सकता है। लेकिन अगर शिक्षा के स्तर को गिराने के लिए अगर आप प्रयासरत हैं और उसको आप बेहतर कर बता रहे हैं तो ये गलत है। अगर 8,500 हजार मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं भाई? वहां के बच्चों का भविष्य कौन निर्धारित करेगा? और उसके विरोध में आप एक शब्द क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि भाई अवैध रूप से चलाने का आपको क्या जरूरत पड़ी थी? सबसे पहले जितना हम लोग समझ पाए हैं, संवैधानिक तरीका यही होता है कि आप किसी चीज की मान्यता लेते हैं, उसके बाद वहां काम शुरू करते हैं। काम शुरू करने के बाद थोड़ी आप मान्यता लेने चले जाते हैं। ये 8,500 क्यों चलाए जा रहे हैं जब वहां चीजें नहीं हो पा रही? दूसरे, आपकी लड़ाई उस बात क्यों होनी चाहिए, जैसे कौशिक जी कर रहे थे कि 550 मदरसों को अनुदान मिल रहा है, आप 16,000 के लिए अनुदान मांगिए ना। उसके मॉडर्नाइजेशन की लड़ाई लड़िए कि भाई उसमें बेहतर सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही। आप इस चीज पर अटके पड़े हैं कि मदरसों को एक धार्मिक आधार पर टारगेट किया जा रहा है। ये तो गलत है। यहाँ धर्म की तो कहीं बात ही नहीं आ रही है। यहाँ एक शिक्षा की प्रणाली की बात है। अगर धर्म की बात आती तो क्रिश्चियन कम्युनिटी तो यहाँ सबसे कम है, उनके स्कूलों को तो कोई नहीं रोक रहा है। वहां तो लोग लाइन में खड़े होकर के कह रहे हैं भैया मेरा एडमिशन कराइए, मेरा एडमिशन कराइए। उन्होंने अपने एजुकेशन के सिस्टम को इतना बेहतर बनाया है कि जिसके आधार पर हम और आप वहां जाने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ आप एजुकेशन के सिस्टम को गिराते जा रहे हैं और उस पर धार्मिक आप एक रंग दे रहे हैं कि नहीं हमको टारगेट किया जा रहा है, हम निशाने पे हैं। कौन निशाने पे इस देश में, जरा बताइए। मुझे तो नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई निशाने पर है। लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक धर्म विशेष को एक बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं जी आप निशाने पे हैं। बताइए, जो बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ रहे हैं क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को जाने से किसी ने रोका है? तो सवाल ये है कि आप किसी भी चीज़ के आधुनिकीकरण के साथ रहिए, चीज़ों को सही तरीके से प्रेजेंट करिए जो लोगों के बीच जाए। और बच्चों के साथ खास करके आप राजनीति करना बंद करिए, क्योंकि शिक्षा राजनीति का विषय नहीं है। राजनीति करने के लिए आपके पास 1,000 सब्जेक्ट हैं, उसके साथ करिए ना। लेकिन शिक्षा के साथ राजनीति करके आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे क्या निकल करके आगे आएंगे और वो क्या कर पाएंगे। जिस तरह से इस समय शिक्षा के दौर चल रहा है, कितना बड़ा कंपटीशन है, आप देख रहे हैं एक एक सीट के लिए लोग तरस रहे हैं। बच्चों में कितना बड़ा कंपटीशन का दौर चल रहा है और उसमें आप उन बच्चों को उस लेवल पे ले जा रहे हैं कि जहां कंपटीशन में भाग ही नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों में अगर आप एक धर्म के आधार पर और एक अपनी राजनीतिक आधार पर केवल बात कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत दिशा में जा रहा है और एक गलत मैसेज जा रहा है एक समाज के लेकर के। बिल्कुल। नाजिम खान जी, बात एक निकल के आती है कि साहब ईसाई मिशनरीज के जो तमाम स्कूल हैं वहाँ हर आदमी चाह रहा है कि भाई किसी तरह से उनके बच्चे का एक एडमिशन हो जाए। क्या हम लोगों ने, मुस्लिम धर्म ने मदरसों को सिर्फ अपने धर्म तक ही सीमित कर दिया? वैसे अभी गिनाने के लिए आपने तमाम चीज़ें गिना दी कि भाई स्वतंत्रता संग्राम से लेके और अब्दुल कलाम जी तक तमाम सारे लोग वहाँ थे।
तो वो व्यवस्था आखिर डिरेल कैसे हो गई, वो गड़बड़ कैसे हो गई? क्यों नहीं ऐसी कोई व्यवस्था बना दी जाए, बन जाए वहाँ पे कि भाई बाकी धर्म के लोग भी कम से कम इस प्रयास करें कि भाई उनके बच्चों का वहाँ एडमिशन हो जाए। एक भाषा, एक कम से कम उर्दू या अरबी या फारसी जो भी वहाँ पढ़ाई जा रही होगी वो उनको एडवांस में मिलेगी पढ़ने को। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी एक वो लकीर खींच दी है। हाँ साजिद भाई, देखिए जिस तरीके से बाबा ये सवाल उठ रहे मदरसों को ले, तो मैं देखिए एक बात कह रहा था कि 69,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती अभी तक बहाल नहीं हुई है। देखिए उर्दू का नाम आया इसलिए मैंने कहा। और देखिए साजिद भाई दूसरी बात, जो बाबा मदरसे और मिशनरी की बात होती है, तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से हर सरकार ने मदरसों को अनुदान दिया, जिस तरीके से हमारे कौशिक साहब कह रहे, किस बात पे अनुदान दिया? क्या अनुदान देने के बाद कभी सरकार ने वहां जाकर देखा कि उस अनुदान करे हुए पैसे का मदरसों में क्या इस्तेमाल हुआ? और ये जो 8,500 जो मदरसे हैं जो बताए गए कि अवैध हैं, तो ये बता दीजिए अवैध किस तरीके से हर सरकार के दौर में ये अवैध रहे होंगे, लेकिन आज जिस तरीके से उनको अवैध घोषित करा गया, तो फिर उसको मान्यता देने के लिए अब क्या प्रोसीजर है? लेकिन इन्होंने तो बता दिया कि 3 महीने, लेकिन जो उन उलेमाओं ने जब वहां जाके अपने फॉर्म सबमिट करे, तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, उनके बताते हैं कि उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, उनके फॉर्म को नहीं लिया गया। कई जगह के ऐसे हालात आए, तो फिर कोई ऐसा प्रोसीजर तो आप बताइए ताकि हमारे मदरसे को मान्यता मिल सके और वो आधुनिक एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जो बच्चे वहां पे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उनको मिल सके। और मैं ये कहता हूं कि देखिए हमको दीनी तालीम भी चाहिए और दुनिया की तालीम भी चाहिए। देखिए बिल्कुल दुनिया की तालीम हमको इसलिए चाहिए क्योंकि इस दुनिया में रह के हमें अपने भारत को नंबर 1 की पोजीशन में बनाना है। और देखिए दीन की तालीम हम लोगों के लिए आखिरत के लिए है, तो वो हमारा मजहबी अकीदा है कि वो हमारे दीनी तालीम हमारे अपने मजहब इस्लाम के लिए है। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ रहे 17 लाख बच्चे हैं, 17 लाख बच्चों के लिए अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार आगे क्या प्लान कर रही है कि मदरसे से तालीम लेने के बाद जब ये बाहर निकल के जाएंगे, इनके लिए आप कितनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितनी इंडस्ट्रियों में आप इनको नौकरियां देंगे। और देखिए अभी आपने फाजिल कामिल की बात करी, डिग्रियों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डिग्रियों के लिए मना कर दिया गया, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय, लेकिन इस पर गौर फिक्र करने वाली बात है हमारे अपने मदरसों के तालीम आफ्ताब जो हमारे उलमाए दीन है उनको देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फाजिल कामिल डिग्रियों पे जो मना कराए, आखिर क्यों मना कराए? सुधार करना चाहिए और हमारे अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जब तालीम आफ्ताब होंगे तभी हमारा मुल्क रोशन होगा। और हमारी जो मजहब इस्लाम के अंदर जिस तरीके से मदरसा और इदारे को लेकर बातें चल रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर तालीम हम लोगों को हासिल करनी है, उसमें हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार सहयोग करे, ना कि हम लोगों को निशाने पर रखे और ये ना कहे कि हाँ जी देखिए मदरसे के तालीम लेने वाले जिस तरीके से अभी कहा कि आतंकवादी होते हैं। मैं ये कहता हूँ आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन मजहब के जब हर आतंकवादी के अंदर अगर आप मजहब ढूंढेंगे तो ये देश कहीं नहीं बिल्कुल एक ऐसी दिशा में चल देगा जहां मुसलमानों के अंदर हर मुसलमान को एक आतंकवादी की नजर से देखा जाएगा, कहेंगे कि हाँ देखिए एक आतंकवादी है, एक आतंकवादी है। तो मैं ये कहता हूँ आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। और देखिए मैं साजिद भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहते हैं, देखिए भारत सरकार और राज्य सरकार से मैं फिर कहता हूँ कि हम लोगों को दीनी तालीम भी चाहिए और दुनिया की तालीम भी चाहिए। और इस दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए जो आप कहते हैं कि मदरसे को हम आधुनिक एजुकेशन देंगे, तो आप कब से आधुनिक एजुकेशन पूरी तरीके से सारे मदरसों को देने जा रहे हैं, ताकि हमारे अपने मदरसे के बच्चे यहाँ से जब तालीम आफ्ताब हो एजुकेशन प्राप्त करके निकले तो उनको अब भी आप उन लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये बताइए मॉडर्न सुन लीजिए ना, जो मॉडर्न शिक्षा देंगे वो सरकार इसमें क्या करेगी? मैं अपना स्कूल खोल रहा हूँ, मदरसा खोल रहा हूँ, ये मेरी सुन लीजिए ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। प्राप्त करने के बाद क्या नौकरियां नहीं दे सकती? सब देनी चाहिए। क्यों देगी नौकरियां? क्यों कंपटीशन के लिए? आप ये बताइए कंपटीशन नहीं करेंगे आप? एग्जाम नहीं देंगे आप? हमने कंपटीशन की है, हमने नीट का एग्जाम पास किया। अब फिर आप झूठ बोल रहे हैं। नीट का एग्जाम, नीट के सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए, मैं मदरसों का विरोधी नहीं हूं। नाजिम भाई सुन लीजिए, जो आप सुन लीजिए, जो आप नीट की परीक्षाओं का जिक्र कर रहे हैं ना, वो प्राइमरी एजुकेशन है, उनकी प्राइमरी एजुकेशन है। उनको स्नातक और परा स्नातक की डिग्री के बाद किसी टेस्ट में नहीं जा सकते आपके बच्चे। एक बता दीजिए एग्जाम्पल मुझे पूरे देश में।
सुनील जी, मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, आप बार-बार कहते हैं किसी टेस्ट में नहीं जा सकते, तो वो व्यवस्था कीजिए ना। कौन ताकि कौन हमारे करेगा? बच्चे उन टेस्टों में- कौन नहीं, करेगा? राज्य सरकार- आप ये कह रहे हैं 8,500 मदरसों को, अब सुन लीजिए ना, 8,500 मदरसों की मान्यता संवैधानिक तरीके से नहीं है। आपने कि साहब हमने पेपर दिए, सरकार ने नहीं माना। सरकार सर्वे सर्वा इस देश में क्या? इस वाले प्रकरण में हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद, सुन लीजिए ना, मार्च में हाई कोर्ट का आदेश आता है। कितने मार्च को आदेश आता है? 22 मार्च को। और 22 मार्च के बाद 5 अप्रैल को स्टे हो जाता है इस पे, और नवंबर में आ गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश। यदि कोई भी सरकार विधिवत तरीके से यदि मान्यता के लिए अप्लाई नहीं ले पा रही है, तो माननीय न्यायालय के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं ना। मैंने मान ली भी आपकी बात, क्यों नहीं गए वो लोग? 8,500 मदरसे क्यों हाई कोर्ट नहीं गए सरकार के खिलाफ? क्योंकि आपके पास जो सरकार ने, सुन लीजिए ना नाजिम, सुन लीजिए, इसमें हम और आप सबकी जिम्मेदारी है। 8,500 जो मदरसे हैं उनके पास वो है ही नहीं जो नियम कानून सब पे लागू होते हैं। आज 16,500 मदरसे, 16,500 मदरसे जिनकी मान्यता है, वो नियमानुसार इस प्रदेश में है कि नहीं? 16,500 को मान्यता दी है कि नहीं दी है? तो 16,500 को मान्यता सरकार दे सकती है, तो 8,500 को क्यों नहीं दे सकती? अरे सुन लीजिए, 8,500 मदरसों को कैसा अनुदान कर रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार का कहीं ना कहीं उन मदरसों से लेना देना है, इसलिए अनुदान कर रही है। तो आप बताइए ना, 560 मतलब कहीं ना कहीं 560 मदरसों को कहीं ना कुछ मामला है ये। तो मामला की वो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसमें राजनीतिक नाजिम भाई कुछ भी बोल लेना है आके टीवी पे, हमारी और आपकी जिम्मेदारी। कैमरा पे आके कुछ भी बोल लेना है। कुछ नहीं बोलता। नहीं, आप शुरू से कुछ न कुछ बोल देना है। राजेंद्र प्रसाद किस मदरसे में पढ़े थे, जरा बता दीजिए हमको। मनीष जी एक सवाल, चलिए किस मदरसे को छोड़ दीजिए।